हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स की जो हमारी पहली और दूसरी जो यूनिट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसके अंतर्गत अब हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट चल रहा था। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी के जो सबसे सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें से एक था हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था और जो सेकंड टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी के साथ को रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क उसी का होता है और उस टॉपिक का नाम है हमारा पीटीसी या प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन। कुछ भी नाम दे दो इसको, पादप ऊतक संवर्धन तकनीक भी कहते हैं इसको। ठीक, तो कल जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमने टिश्यू कल्चर के बहुत सारे टाइप देखे। टिश्यू कल्चर के टाइप देखे जैसे सिंगल सेल कल्चर है, सेल सस्पेंशन कल्चर है, कैलस कल्चर है, ठीक है ना, ऑर्गन कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, एंडोस्पर्म कल्चर है। तो यानी एक्सप्लांट की नेचर के बेसिस पर हमने कई टाइप के एक्सप्लांट की नेचर के बेसिस पर हमने कई प्रकार के टिश्यू कल्चर देखे और उन टिश्यू कल्चर्स में से जो सबसे सिंपल हमारा टिश्यू कल्चर का मेथड था वो हम पढ़ भी चुके थे। और लास्ट में हमने ये देखा था, कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारा ये टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर के बारे में हमने देखा और टिश्यू कल्चर के बारे में हमने ये देखा कि पादप ऊतक संवर्धन के लिए पादप के विभिन्न अंग से क्रतोतक एक्सप्लांट के तौर पर काम में लिया जाता है। क्रतोतक को एक्सप्लांट के तौर पर काम में लिया जाता है। एक्सप्लांट के तौर पर जिस प्लांट के मटेरियल को हम काम में ले रहे हैं वो प्लांट का वह मटेरियल जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए काम में ले रहे हैं एक्सप्लांट कहलाता है। और यदि हम एक्सप्लांट की बात करें तो हो सकता है कि हम एक्सप्लांट के तौर पर रूट सेल्स को ले लें, शूट एपेक्स की सेल्स को ले लें, या फिर वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम एंड लीफ सेल्स को ले लें, पॉलन ले लें, पॉलन कल्चर कर रहे हैं तो एंडोस्पर्म ले सकते हैं। इस प्रकार पादप के जिस भाग को भी हम काम में लेते हैं टिश्यू कल्चर करवाने के लिए वो भाग क्या कहलाता है? क्रतोतक या एक्सप्लांट कहलाता है, ठीक है ना। ऊतक संवर्धन के लिए पादप के विभिन्न अंगों से एक्सप्लांट के तौर पर रूट सेल, स्टेम सेल, लीफ सेल, टिश्यू या शूट एपेक्स या पोलन ग्रेन्स पराग कणों को काम में लिया जाता है। पराग कणों को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स को काम में लिया जाता है जिनका कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करके, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर संवर्धन करके और फिर हम कैलस उत्पन्न करते हैं। और ये कैलस जो उत्पन्न करने की क्रिया है यही क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन तकनीक कहलाती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने टिश्यू कल्चर को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारा कल चल रहा था ये एक टॉपिक टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में हम ये देखते हैं कि एक्सप्लांट से कैलस प्रोड्यूस करने की क्रिया ही टिश्यू कल्चर कहलाती है, ठीक है ना। एक्सप्लांट से कैलस बनाने की क्रिया, कैलस बनाने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। टिश्यू कल्चर कहलाती है, ठीक है ना। अब ये बात अब हम समझ चुके हैं कि एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रतोतक। एक्सप्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रतोतक। यानी पादप का वह भाग जो हम टिश्यू कल्चर करवाने के लिए काम में ले रहे हैं क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट कहलाएगा। ठीक, अब एक्सप्लांट से कैलस बनाने की CALLUS, ठीक है ना, कैलस बनाने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल क्या कहलाता है? अविभजित कोशिकाओं का समूह। अविभजित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? कैलस कहलाएगा। अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है, ठीक है ना। अविभजित कोशिकाओं का
असंगठित कोशिकाओं का, अनऑर्गेनाइज्ड कह दो, अनडिफरेंशिएट कह दो, अविभेदित या असंगठित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। और कैलस बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन कहलाती है। अब ऊतक संवर्धन यहीं पर कंप्लीट नहीं होता, ये तो हमने एक ऊतक जनरेट कर लिया। पीटीसी के और भी स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स की यदि हम बात करें कि जैसे इस पे हम हार्मोन का ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट देने के बाद ऑक्सिन तो क्या प्रोड्यूस करेगी? रूट, और साइटोकाइनिन शूट प्रोड्यूस करेंगे। और इन दोनों का संतुलित यदि हम ट्रीटमेंट दें कैलस को, तो संतुलित ट्रीटमेंट देने के बाद शूट सिस्टम और रूट सिस्टम समान तरीके से डेवलप होगा, और ये डेवलप होकर के फिर उसके बाद में हमको एक प्लांटलेट मिलेगा। तो यानी कि पीटीसी के जरिए कैलस ही क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, पीटीसी के जरिए हम एक प्लांटलेट, एक नया सीडलिंग पादप तैयार कर लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कैलस में को तीव्र एजिटेशन या बिलोडन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एजिटेशन का मतलब होता है उसको तीव्र गति से हिलाना। एजिटेशन का मतलब क्या होता है? यानी हम कैलस को क्या करते हैं, एक विलोडक या स्टीरर के माध्यम से उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने के बाद अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह था, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स था, अनडिफरेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल्स था, जिसको हम नाम दे रहे थे कैलस, वो कैलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूटेगा तो प्रत्येक टुकड़े के अंदर काफ़ी सारी कोशिकाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि हमने स्टीरर के द्वारा या बिलोडक के द्वारा कैलस को तोड़ा और तोड़ने के बाद ऐसी कोई अवस्था हमको मिल जाए कि सिंगल सेल्ड स्टेज मिल जाए। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि सेल्स आपस में, कैलस की सेल्स आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। उनको हमने बिलोडक के द्वारा तोड़ तो दिया, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर छोटे छोटे जो सेल्स के हमको ग्रुप ऑफ सेल्स मिले बिलोडक से तोड़ने पर, उनको हम फिर हमारे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर इनोकुलेट करेंगे। ये मकसद था कि एक बार जो कैलस बन गया, उस कैलस को विदाउट हार्मोन ट्रीटमेंट दिए हुए, यानी हार्मोन ट्रीटमेंट देने से पहले हम उनको तोड़ लें, यानी सेल्स का भविष्य निर्धारित हो उसी से पहले उनको तोड़ लिया जाए, ये हमारा मकसद था। और तोड़ करके फिर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारे पास फ्लास्क के अंदर हमारा आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम मौजूद है, स्टरलाइज्ड आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है, स्टरलाइज्ड मीडियम के अंदर एसेप्टिक एनवायरनमेंट में वो रखे हुए हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, तो वहाँ पर जाकर हम उस कैलस के छोटे छोटे जो टुकड़े हमने बनाए बिलोडक के माध्यम से, उनको हम क्या करेंगे, जा कर के इनोकुलेट कर देंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पीटीसी के जरिए बहुत ही अल्प समय में और बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरीके से हम पीटीसी के माध्यम से, प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, और पादपों को, सजावटी पादपों का, विशेष तौर पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम बहुत जल्दी तैयार करते हैं। ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को तैयार करना हमारा मकसद होता है, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बिक्री होती है, जो पौधशालाएँ जो होती है वहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, सजावटी पादप बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो उनको हम लार्ज स्केल पर तैयार कर सकें। ये लार्ज स्केल पर तैयार करना बहुत ही कम समय में, ये हमारा मकसद होता है पीटीसी का, कि हम पीटीसी के माध्यम से बहुत कम समय में लार्ज स्केल पर पादपों को तैयार कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। ठीक, इस बात को समझना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है कि पीटीसी का मकसद क्या है। यदि पीटीसी का किसी भी काम को करने के पीछे उसका मकसद समझ में आ जाए, तो वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे लिए वो उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। वो काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा, कि मेरे को ये, हमारा ये टारगेट है, ये गोल है, ये अचीव करना है। मेरे को टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए तो हम कोई काम करते हैं। जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो हमारा कोई टारगेट है तभी तो हम कर रहे हैं। विदाउट टारगेट यदि कोई आदमी करता है, तो विदाउट टारगेट यदि हमने किसी काम को किया अभी, तो हम उस काम का मोटो यदि निर्धारित नहीं है, तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा हमारा काम जो होगा। तो इस कारण हमने टारगेट हमारा निश्चित है कि हम अल्प समय में ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्राप्त करना चाहते हैं।
यानी पादपों को लार्ज स्केल पर प्राप्त करना, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में, ये माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, पीटीसी का मेन मकसद होता है। तो कैलस के द्वारा हमने कैलस को एजिटेशन के माध्यम से, विलोडन के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिन्हें बाद में सावधानीपूर्वक कल्चर मीडियम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सावधानीपूर्वक से मतलब यानी कि जिस माध्यम में हम स्थानांतरित कर रहे हैं वो पूरा की पूरा स्टरलाइज मीडियम होना चाहिए। मैंने आपको कल ये भी बताया कि हम स्टरलाइज मीडियम कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए कि जैसे स्टरलाइज मीडियम मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टरलाइज मीडियम मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब स्टरलाइजेशन के जो मीडियम होते हैं, जैसे हम यदि एक जनरल प्रॉपर बात करते हैं कुछ समय के लिए कि स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, कि जैसे इन दिनों में हम क्या करते हैं कि जैसे ही दिवाली का मौसम आएगा, तो दिवाली का मौसम जैसे जैसे नज़दीक आने लगता है तो हम अपने कपड़ों में धूप लगाते हैं, हम अपने घरों के बिस्तरों में कपड़ों में धूप लगाते हैं। तो धूप, सनलाइट इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर स्टरलाइजेशन। हम रोज़ाना फर्श पर पोंछा लगाते हैं लाइजॉल का, फिनाइल का पोंछा लगाते हैं। तो फिनाइल का पोंछा लगाना, लाइजॉल का पोंछा लगाना, ये एक सरफेस स्टरलाइजेशन को मेंटेन करता है। ठीक, अब इसके अलावा यदि आप हॉस्पिटल्स के अंदर देखोगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखोगे कि जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर्स में हमको एक अजीब सी स्मेल आती है। ऑपरेशन थिएटरों में एक अजीब सी स्मेल आती है क्योंकि वहाँ पर ओजोनीकृत वो माध्यम होता है और ओजोन गैस के द्वारा वहाँ पर स्टरलाइजेशन मेंटेन किया जाता है। ठीक, आप हॉस्पिटल्स के जो बेसमेंट होते हैं, जनरली बेसमेंट में जाकर के हम अपनी लैब्स को बनाते हैं। आप नोटिस करना कि आप जब बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओगे तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे जयपुर में आप जाइए, संतोष व दुर्लभ जी है, ठीक है ना, एटर्नल है, ठीक है ना, नारायणा हॉस्पिटल है। तो अच्छे हॉस्पिटल्स में जब आप जाओगे तो उनकी जो पैथोलॉजी की लैब होती है, ठीक, यानी जहाँ उनकी लेबोरेटरी होगी वो उस हॉस्पिटल के जनरल एनवायरनमेंट से कट ऑफ होती है। ठीक है ना, जनरल एनवायरनमेंट से क्या होगी, कट ऑफ होगी। या तो उसको बेसमेंट में जाके बनाया जाएगा या फिर ऊपर ही ऊपर जाके बनाया जाएगा। कोशिश ये की जाती है कि हम बेसमेंट में जाकर के बनाएं, क्योंकि बेसमेंट में जाकर के बनाने का एक मकसद होता है कि हम एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे भी हम अपनी लेबोरेटरी को कट ऑफ रखना चाहते हैं और बेसमेंट में जाकर के बनाते हैं। और अक्सर लेबोरेटरीज़ के पहले या फिर जो हमारे ऑपरेशन थिएटर होते हैं उनके पहले, या फिर हमारे जो आईसीयू होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं, उनके पहले डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है उनके अंदर। पहले एंट्री करने के लिए हमको 2 बार किसी चैम्बर में से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे आप आईसीयू में जाओगे, ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, तो डायरेक्ट आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले एक चैम्बर बनाते हैं, उस चैम्बर में एक गलियारा होता है, वो गलियारा जाएगा, फिर चैम्बर आएगा, फिर हल्का सा गलियारा आएगा, फिर एक चैम्बर आएगा, और उस चैम्बर को क्रॉस करने के बाद फिर हमारा ऑपरेशन थिएटर आता है। जैसे हम मरीज़ को पहुंचाने के लिए जाते हैं तो कुछ दूरी तक तो हम ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे, लेकिन एक निश्चित दूरी पर जाकर के हमको रोक दिया जाता है कि अब आप यहीं पर रहिए, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे साथ में फॉरेन पैथोजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं, उनको रोका जाता है। ठीक, आप यदि आईसीयू के अंदर किसी के समाचार लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी आपको वहाँ की चप्पलें अलग होंगी, वहाँ की जो यूनिफॉर्म होगी वो अलग होगी। आपको एक चैम्बर में ले जाया जाएगा, वहाँ पर कहा जाएगा कि आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, ये कपड़े पहन लीजिए, आप अपने शॉक्स वगैरह, जूते वगैरह उतार लीजिए, हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, और फिर उसके बाद में ये चप्पल पहन लीजिए, फिर आप अंदर जाइए। ठीक है ना, तो उन्हीं चप्पलों से और उन्हीं यूनिफॉर्म के साथ में जितने भी हमारे पेशेंट के वेल विशर्स होते हैं जो समाचार लेने के लिए आते हैं, उनको अंदर भेजा जाता है। तो मकसद ये होता है कि हम हर संभव तरीका अपनाएं ताकि हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हर प्रकार के पैथोजेनिक एजेंट्स को रोक सकें। तो इसी प्रकार से हमारा ये पीटीसी के अंदर भी ये मकसद होता है कि पीटीसी के अंदर भी हम जो हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में भी हम अपने पैथोजेनिक एजेंट्स को रोक पाएँ। तो इसके लिए हमारी जो बॉटनी लैब से सटी हुई एक टिश्यू कल्चर चैम्बर होता है, उस टिश्यू कल्चर चैम्बर में कुछ एपरेटस होते हैं जिनके द्वारा हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, स्टरलाइज मीडियम को मेंटेन रखते हैं, और उसके लिए हम ऑटोक्लेव काम में लेते हैं सबसे पहले। तो
ऑटोक्लेव एक टाइप का बड़ा प्रेशर कुकर होता है, उसमें हम एक निश्चित टेम्परेचर पर और निश्चित प्रेशर पर हम अपने ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज करते हैं, ठीक है ना। यानी हमारी टिश्यू कल्चर में काम में आने वाले तमाम यूटेंसिल्स और ग्लासवेयर्स को, ठीक है ना, भले ही वो फॉरशिप हो, निडल हो, ठीक है ना, इसके अलावा सीजर्स हो, ठीक है ना, पेट्री डिश हो, वॉच ग्लास हो, कॉनिकल फ्लास्क हो, ठीक है ना, सभी को, बीकर हो, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले एक बार हम अच्छी तरीके से पानी से धो लेते हैं, सरफ से धो लेंगे एक बार, हम जिस तरीके से हम बर्तन मांजते हैं इस तरीके से मांज लेते हैं। तो एक तो उनमें से जो मोटे मोटे तौर पर जो गंदगी होती है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि हमसे पहले वाला बैच उसमें टिश्यू कल्चर का काम करके गया हो, कोई फंगल इन्फेक्शन उनके साथ में रहा हो, तो हम पहले एक जो हमारे बैच का मेंबर होगा वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मांज लेगा, ठीक है ना। यानी कि उनको स्क्रबर से साफ़ कर लेंगे हम अच्छी तरीके से, जैसे बर्तन मांजते हैं तो ऐसे जो हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ होता है वहाँ पर जाकर हम साफ़ कर लेंगे, ठीक। साफ़ करने के बाद में हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल में उनको सबको रैप कर लेते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर लेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करने के बाद उनको हम पानी भरेंगे ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव में पानी भर के तमाम हमारी जो यूटेंसिल्स हैं एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके उनको डाल देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके डालने के बाद उसके हम ढक्कन को बंद कर देंगे, प्रेशर गेज में प्रेशर सेट कर देंगे, टेम्परेचर को सेट कर देंगे और बिजली के बोर्ड में प्लग लगा देंगे। और प्लग लगाने के बाद में कुछ समय तक हमारा जो काम है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। एक निश्चित प्रेशर को और निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए हम हमारे ग्लास वेयर्स को और काम में आने वाले सभी उपकरणों को स्टरलाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से हम स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। फिर स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम हमारे कल्चर मीडियम को भी प्रिपेयर करेंगे। कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने का एक तरीका ये होता है हमारे पास में कि जितने भी जो हमारे पास में केमिस्ट्री की लैब जैसे डिब्बे होते हैं और जितने भी अगार है, डेक्सट्रोज है, प्रोटीन कंटेंट है, वाइटामिन्स के कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट हैं, वो ऑलरेडी एक तो जिस लेबोरेटरी से मंगा रहे हैं वो स्टरलाइज भेजती है। फिर उसको हम स्टरलाइज भेजा गया है और उनको जब हम मिक्स करते हैं तो हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर ही मिक्स करेंगे, यानी लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जाकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम हमारा कल्चर मीडियम बनाएंगे। कल्चर मीडियम बनाने के बाद उसको हम लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है ना, उसको बाहर नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है ना। बाहर लेकर के आने पर उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, ये प्रॉपर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूबिक्यूटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पर विद्यमान होते हैं। इस चीज़ को हमको बहुत बखूबी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारा एक्सप्लांट लिया उसको हम सिंपल वाटर से धोएंगे, 96% एल्कोहल से धोते हैं, इसको भी स्टरलाइज करेंगे। इसको स्टरलाइज करने के बाद में कल्चर मीडियम पर हम लेमिनार एयर फ्लो के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए और फिर उसमें इनोकुलेशन करेंगे हमारा कल्चर मीडियम है। ग्लासवेयर्स ऑटोक्लेव में से निकाल करके स्टरलाइज ग्लासवेयर्स ही काम में लेंगे, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा पीटीसी के अंतर्गत इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। लेमिनार एयर फ्लो के बारे में भी मैंने आपको कल एक बताया था कि लेमिनार एयर फ्लो इस टाइप की एक कैबिनेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है और उस कैबिनेट टाइप की स्ट्रक्चर में 0.3 माइक्रोन के उसकी बैक सरफेस पर 0.3 माइक्रोन के छिद्र होते हैं, ठीक। और फिर ऊपर एक रूफ सरफेस होगी, नीचे भी एक कैबिनेट होगा और इधर भी दीवारें होंगी, दोनों तरफ दीवारें होंगी और फिर उसका एक शीशे के स्लाइडिंग डोर्स होंगे और उसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ पैनल पर उसमें बटन होंगे, जिस बटन को ऑन करते ही अंदर पीछे की तरफ से यूवी रेज आने लगेंगी। तो जैसे ही हम लेमिनार एयर फ्लो को जब काम में लेंगे तो उससे पहले हम स्टरलाइज कॉटन लेंगे। स्टरलाइज कॉटन में स्प्रिट ले करके और हम एक स्प्रे बोतल में स्प्रिट भर लेते हैं और स्प्रे बोतल में स्प्रिट भर के लेमिनार एयर फ्लो की जो पूरी कैबिनेट की सरफेस है उस सरफेस पर हम क्या करेंगे, उस पूरी सरफेस पर हम क्या करते हैं, स्प्रिट को छिड़क देते हैं। तो स्प्रिट को जैसे हमने स्प्रिट बोतल से छिड़क
दिया और स्प्रे बोतल से पूरी सरफेस पर छिड़कने के बाद स्टरलाइज कॉटन से उसको पूरे को साफ़ कर लेंगे। स्टरलाइज कॉटन से पूरे को साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उस कैबिनेट के हम लेमिनार एयर फ्लो का जो कैबिनेट है उसके हम स्लाइडिंग डोर्स को बंद कर देंगे। ठीक, बंद करने के बाद तुरंत हम पैनल पर जो बटन लगा हुआ है यूवी लाइट का, उसको ऑन कर देंगे। ऑन करते ही लेमिनार एयर फ्लो हमारा कल्चर चेंबर में है वहाँ से तुरंत बाहर आना है और उसके दरवाजे को, उसका भी जो कल्चर चैम्बर का डोर होता है वो भी स्लाइडिंग डोर बनाते हैं, उस स्लाइडिंग डोर को बंद किया और तुरंत बाहर निकल जाना है, क्योंकि यूवी रेज एक कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होती हैं तो उनके संपर्क में हमको नहीं आना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी पीटीसी को फॉलो करवाते हैं, पीटीसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आज मैंने आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे हम इन पॉइंटों को जब हम समझाते चलेंगे तो आगे भी हम इसी प्रकार से बार बार बताते हुए चलेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होते चले जाएं। तो ये टिश्यू कल्चर में हमने ये देखा कि जब हम कैलस को बिलोडक के माध्यम से तोड़ लेते हैं तो बिलोडक के माध्यम से कैलस को तोड़ने पर और उसको अलग अलग कल्चर मीडियम के जिन फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है वहाँ पर हम स्थानांतरित कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो कल्चर मीडियम होता है, ठीक है ना, कैलस के द्वारा इस प्रकार पुनः संवर्धन करने की क्रिया सेल सस्पेंशन कल्चर कहलाती है। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है कैलस कल्चर। अगला पॉइंट आता है हमारा कैलस कल्चर। ठोस या अर्धठोस कल्चर मीडियम पर एक्सप्लांट से असंगठित या अविभेदित ऊतक के द्वारा कैलस के विकास को कैलस कल्चर कहते हैं। ठीक है ना। जो हमारा कल्चर मीडियम है वो कैसा होगा, या तो पूरी तरीके से सॉलिड होगा या अर्ध ठोस होगा, सेमी सॉलिड होगा। ठीक है ना। देखो, जो कल्चर मीडियम जो होता है ना, इस कल्चर मीडियम को ठोस बनाने के लिए, सॉलिडिफाई बनाने के लिए रोडोफाइसी के दो मेंबर हैं, रोडोफाइसी की दो एल्गी हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, उनके द्वारा हमको अगार अगार प्राप्त होता है और उस अगार अगार के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे कल्चर मीडियम में डालते हैं तो कल्चर मीडियम सॉलिडिफाई हो जाता है और वो इस प्रकार से हो जाएगा जैसे रबड़ होती है ना, जैसे जो हम इरेजर काम में लेते हैं तो इरेजर की तरह वो सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके अंदर हम फिर हमारा जो एक्सप्लांट है उसको उसके ऊपर इनोकुलेट कर देते हैं स्टरलाइज कंडीशंस में, एसेप्टिक एनवायरनमेंट को फॉलो करते हुए। तो वहाँ पर जब हम इनोकुलेट कर देंगे तो फिर उसके बाद वो ग्रो करने लग जाता है कल्चर मीडियम पर। यानी आपको इतना लिक्विड कल्चर मीडियम नहीं लेना है कि आपने कोई सेल ली और उस सेल को या एक्सप्लांट कोई भी जो लिया उसको आपने कल्चर मीडियम पर इनोकुलेट तो किया लेकिन वो कल्चर मीडियम में सस्पेंडेड हो जाए या एम्बेडेड कंडीशन में आ जाए तो फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं कैलस के, जो आपने एक्सप्लांट लिया उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंडेड होने की वजह से अवरुद्ध हो जाएंगी। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा कल्चर मीडियम इतना लिक्विड ना हो कि उसके अंदर जो भी हम एक्सप्लांट डालें वो उसके अंदर एम्बेडेड कंडीशन में चला जाए। तो ठोस या अर्धठोस कल्चर मीडियम पर एक्सप्लांट से असंगठित या अविभेदित, अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएट कैलस के विकास को कैलस कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस कल्चर कहते हैं। ठीक। अगला आता है हमारा सिंगल सेल कल्चर। अगला कौन सा आता है हमारा? सिंगल सेल कल्चर। सिंगल सेल कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, एकल कोशिका संवर्धन। अब सिंगल सेल कल्चर की हम बात करते हैं कि एक आइसोलेटेड कोशिका, जैसे एक आइसोलेटेड कोशिका, ठीक है ना, एक बिल्कुल यानी कि पृथक्कृत कोशिका जैसे परागकण या जीव द्रव्यक का संवर्धन, परागकण बिल्कुल आइसोलेटेड सेल होगी, या प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन करके प्लांटलेट तैयार करना एकल कोशिका संवर्धन कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि हम या तो परागकण ले लें, पोलन ग्रेन ले लें, पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन ना लें तो हम प्रोटोप्लास्ट ले लें, पोलन ग्रेन ना लें तो हम क्या ले लें? प्रोटोप्लास्ट ले लें। यानी टोटल कहने का मतलब ये है कि हम आइसोलेटेड कोशिका लें, ठीक है ना, पृथक्कृत कोशिका लें और आइसोलेटेड कोशिका के द्वारा, आइसोलेटेड सेल के द्वारा जब हम कैलस
प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी? सिंगल सेल कल्चर या एकल कोशिका संवर्धन। यानी एक कोशिका का उपयोग करते हुए कैलस प्रोड्यूस करना, एक कोशिका का उपयोग करते हुए कैलस प्रोड्यूस करना सिंगल सेल कल्चर या एकल कोशिका संवर्धन कहलाता है। ठीक है ना, सिंगल सेल कल्चर या एकल कोशिका संवर्धन कहलाता है। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई बात तवज्जो नहीं रखती है कि हम सिंगल सेल लें या फिर 2 सेल लें या फिर एक ग्रुप ऑफ सेल्स लें। ठीक है ना, क्योंकि सेल्स की जो ग्रोथ रेट होती है ना वो तो अपने आप में ही बहुत तीव्र होती है। सेल्स जैसे ही आप कल्चर मीडियम पर इनोकुलेट करोगे तो बहुत तीव्र गति से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और सेल अपने आप में तुरंत कैलस बना लेती हैं। सेल तुरंत क्या बना लेती हैं? कैलस बना लेती हैं। लेकिन कैलस बने और वो कैलस हमारा बिल्कुल हेल्दी बने, कैलस हमारा कैसा बने? वो कैलस बिल्कुल हेल्दी बने। उसको जब हम बीओडी इनक्यूबेटर में कॉर्क लगा करके और उसको हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास में लेमिनार एयर फ्लोस में जब हमने इनोकुलेशन का वर्क कर दिया तो वहीं पर हम स्टरलाइज कॉटन का एक प्लग बनाते हैं और स्टरलाइज कॉटन का प्लग बनाते हैं और प्लग बना करके हम उसमें लगा देते हैं जो हमारा फ्लास्क होता है। देखिए इस बात में एक बात बहुत समझना ज़रूरी है कि जब हम प्रैक्टिकल का वर्क कर रहे होते हैं तो हमने हर चीज़ का स्टरलाइजेशन किया, हर चीज़ को हमने एसेप्टिक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की, लेकिन हम अपने हाथों का तो हमने ध्यान रखा ही नहीं। हम अपने हाथों पर भी स्प्रेड छिड़केंगे और हाथों को भी हम क्या करेंगे? हाथों को भी हम स्टरलाइज करेंगे। ठीक है ना, जैसे आज कोरोना का समय चल रहा है तो हर व्यक्ति के बैग में, हर व्यक्ति की जेब में सैनिटाइज़र मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो सैनिटाइज़र रखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम सैनिटाइज़र रखें। देखो हाथों को बार बार सैनिटाइज करना ये एक अच्छी आदत नहीं है। ठीक है ना, एक सिंपल यदि आप कार्बोक्सिलिक सोप से भी हैंड वॉश करते हो तो वो बेहतर है बजाय हम सैनिटाइज करें, क्योंकि सैनिटाइज करने से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। यदि आप बार बार सैनिटाइज कर रहे हो, इसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा एल्कोहल बेस्ड यदि सैनिटाइज़र यूज़ में ले रहे हो तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, लेकिन जब हम पीटीसी का काम करते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर का काम करते समय हमको स्प्रिट से अपने हाथ साफ़ करने होते हैं। एक सावधानी ये रखनी होती है कि जब आप एल्कोहल कंटेंट वाले सैनिटाइज़र काम में लो या स्प्रिट से आप अपने पीटीसी का काम करते समय हाथ जब आपने स्प्रिट लगाया हुआ है तो आपको लेमिनार एयर फ्लो में हम बर्नर लैंप जलाते हैं और वहीं पर जाकर हम अपने इनोकुलेशन वर्क को करते हैं तो बर्नर लैंप के संपर्क में हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल कंटेंट जब आपके हाथ पर लगा हुआ होगा तो वो आग पकड़ सकता है। ठीक है ना, फ्लेमेबल होते हैं एल्कोहल कंटेंट्स। तो ये सावधानियां हमको कुछ रखनी होती है। आपको आगे भी मैं बताता हुआ चलूँगा कि कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, किस प्रकार से किस जगह पर कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ये हम पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते रहेंगे। आज हम अपने वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सिंगल सेल कल्चर से आगे की तरफ और दूसरे जो कल्चर हैं हमारे उन पर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।